दोस्तों, क्या आपके साथ या फिर आपके किसी परिचित के साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई कोर्ट केस उसके ऊपर चला हो और फिर सालों साल तक वो चलता ही रहा हो? तो लोग कहते हैं कि भाई ये कोर्ट कोर्ट में मत जाओ, इसमें उम्र निकल जाती है केस लड़ते लड़ते। पर क्या सच में ऐसा होता है या नहीं, इसी को आज के इस वीडियो में कंक्लूड करेंगे। और अगर ऐसा होता भी है तो ये क्यों होता है, इसको समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, इस तरीके से कि आपको पूरा समझ आ जाए और जानेंगे कि कोर्ट केस में आखिर टाइम क्यों लगता है, अलग अलग केसेस में इतना समय कैसे लग जाता है, डिले के पीछे का असली कारण क्या है और आप खुद अपने केस को तेज करने के लिए क्या कर सकते हो। साथ ही ये भी जानेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत जैसे विकल्प क्यों होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके किसी काम आ जाए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कोर्ट केस में कितना इतना टाइम क्यों लग जाता है और कितना टाइम लगता है। लेकिन इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कोर्ट केस क्या होता है। दोस्तों, कोर्ट केस कोई एक चीज़ नहीं होती। जैसे बीमारी कई तरह की होती है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम हड्डी टूटना कैंसर, इस तरह से अलग अलग बीमारी होती है। ठीक उसी तरह से कोर्ट केसेस भी कई प्रकार के होते हैं और हर टाइप के केसेस में लगने वाला समय अलग अलग हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे कोर्ट केसेस के कुछ मुख्य प्रकार कहते हैं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है सिविल केसेस का, यानी कि दीवानी मामले। ये वो केसेस होते हैं जो दो लोगों या दो पक्षों के बीच में किए जाते हैं, जैसे कि कोई जमीन का झगड़ा, पैसे की वापसी का मामला, तलाक और गुजारा भत्ता, किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, मकान मालिक और किराएदार पे विवाद। और इनमें से आमतौर पर 3 से 10 साल तक लग जाते हैं कभी कभी केस सुलझाने में, और कुछ केसेस में तो पीढ़ियाँ भी चलती रहती है। उसके बाद 2 आता है क्रिमिनल केसेस, यानी कि फौजदारी मामले। तो ये वो केसेस होते हैं जिनमें कई अपराध हुआ हो वैसे, यानी कि चोरी मारपीट हत्या धोखाधड़ी बलात्कार जैसे अपराध। इनमें अपराध की गंभीरता के हिसाब से 1 साल से लेकर के 15-20 साल तक भी केस चल सकता है। उसके बाद आता है संवैधानिक मामले, जिसमें ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करना वगैरह। और इनमें कई बार 5 से लेकर 20 साल भी लग जाते हैं। उसके बाद फैमिली केसेस, यानी कि पारिवारिक मामले, जैसे कि तलाक, बच्चों की कस्टडी या विरासत का झगड़ा होना। तो इनमें 2 से 7 साल का समय लग जाता है। उसके बाद लेबर या और सर्विसेज केस, यानी कि सेवा संबंधित मामले। तो सरकारी नौकरी में बर्खास्तनी, वेतन विवाद, इनमें से 2 से 8 साल लग जाते हैं। तो याद रखें कि ये सिर्फ औसत समय यहाँ पे लिया गया है। असली समय केस की परिस्थिति पे, जज की अवेलेबिलिटी पे और लॉयर की एक्टिव पार्टिसिपेंट पर निर्भर करता है। तो अब जानेंगे कि कोर्ट केस की पूरी प्रोसेस क्या होती है और इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम समझेंगे। तो अब समझते हैं कि कोर्ट केस में आखिर चलता कैसे है। इसके एक कहानी की तरह हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि रामलाल जी नाम के एक व्यक्ति थे और उनके पड़ोसी थे श्यामलाल जी। तो श्यामलाल ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। तो रामलाल जी ने सोचा कि मैं उसके लिए कोर्ट में जाऊंगा। तो वो क्या क्या स्टेप से गुजरेंगे इसको जानते हैं। सबसे पहले रामलाल जी जाएंगे लॉयर से मिलने और केस दर्ज कराने। तो सबसे पहले रामलाल जी एक लॉयर के पास जाएंगे और लॉयर की सारी बातें सुनेंगे, उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और फिर वो प्लेंट यानी कि वाद पत्र तैयार करेंगे। ये एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कोर्ट में क्यों जाना चाहता हूँ। यह प्लेंट कोर्ट में फाइल होती है। इसमें कितना समय लगता है इसकी बात करें तो कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते गुजर सकते हैं। ये लॉयर की तैयारी और डॉक्यूमेंट की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद समन भेजने की बारी आती है, जो कि स्टेप 2 होता है। जब कोर्ट में केस फाइल हो जाता है तो कोर्ट दूसरे पक्ष को यानी कि श्यामलाल को समन्स भेजती है। और समन्स का मतलब होता है कोर्ट का एक ऑफिशियल नोटिस, आपके खिलाफ केस आया है, आप कोर्ट में आइए, ऐसा इसमें लिखा होता है। इसमें कितना समय लगता है इसकी बात करें तो समन्स को डिलीवर होने में 1 से लेकर 3 महीने तक भी लग जाते हैं। कभी कभी दूसरा पक्ष जानबूझकर समन्स लेने से बचता है और तब और देरी भी हो जाती है। उसके बाद आता है स्टेप 3, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट, जिसमें जवाब दाखिल करना होता है। तो जब श्यामलाल को समन मिल जाता है तो उसे एक रिटर्न स्टेटमेंट देना होता है। इसमें वो बताता है कि मैं रामलाल जी की बात से सहमत नहीं हूँ और मेरी तरफ से ये सिचुएशन है। और इसमें समय की बात करें तो 30 दिन से लेकर 90 दिन तक लग जाते हैं, लेकिन एक्सटेंशन भी मिल जाती है। उसके बाद स्टेप 4 आता है कि इशू फ्रेम करना। तो अब जजेस दोनों पक्षों की बातें सुनकर यह तय करता है और इस केस में असल सवाल क्या है जिनका जवाब देना है। तो इसमें है फार्मिंग का
इशू यानी कि फ्रेमिंग ऑफ द इशू कहते हैं। जैसे कि क्या ज़मीन सच में रामलाल की थी या श्यामलाल की थी, या फिर रामलाल की थी और श्यामलाल जी ने कब्जा किया, ये सारी बातें इसमें जज को सुनानी होती है। इसमें कितना समय लगता है, तो 1 से लेकर 6 महीने इसमें भी हो सकते हैं। उसके बाद स्टेप 5 आता है एविडेंस यानी कि सबूत पेश करना। तो ये सबसे लंबा चरण होता है। दोनों पक्ष अपने अपने सबूत पेश करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट, गवाह, एक्सपर्ट की रिपोर्ट, जैसे ज़मीन की सर्वे वगैरह, और हर गवाह का एग्जामिनेशन होता है। फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाता है। एक एक गवाह के लिए अलग अलग डेट्स मिलती है और डेट्स के बीच में वीक या मंथ का गैप हो जाता है, और इसीलिए इसमें 1 से लेकर 5 साल तक का समय लग जाता है। उसके बाद आता है स्टेप 6 यानी कि बहस करना। तो सबूत पेश होने के बाद दोनों साइड के लॉयर अपनी अपनी बात कोर्ट में रखते हैं। वो प्रीवियस केसेस के प्रोसीडिंग को ध्यान में रख के लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसमें कितना समय लगता है, तो इसमें आर्ग्यूमेंट में कुछ ही महीने लगते हैं। उसके बाद स्टेप 7 होता है, जो कि जजमेंट का दिन होता है यानी कि फैसला। तो जज सारी बातें सुनकर अपना फैसला लिखता है। रामलाल की ज़मीन उन्हें मिलेगी या नहीं, ये जजमेंट में बताया जाता है। तो इसमें कितना समय लगेगा, तो कुछ हफ्ते से कुछ महीने। अब उसके बाद होती है अपील यानी कि ऊपरी अदालत में जाना। तो अगर फैसला रामलाल के पक्ष में आया और उससे अगर श्यामलाल को जजमेंट पसंद नहीं आया, तो वो आगे हाई कोर्ट में भी जा सकता है। हाई कोर्ट ने भी उसके खिलाफ फैसला दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। हर अपील में और कई साल भी लग सकते हैं। तो समझना ये है कि ये पूरा प्रोसेस इतना लंबा है कि एक सिंपल ज़मीन का केस 10 से 15 साल तक लंबा खींच सकता है, और इसीलिए कोर्ट में केसेस लंबे चलते रहते हैं, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया से होके गुजरता है। अब बात करते हैं कि डिले होने के असली कारण क्या क्या है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो जाती है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि बस जजेस काम नहीं करते इसलिए, लेकिन दोस्तों सच्चाई इससे भी बहुत ज़्यादा गहरी है। आइए इसे एक एक करके ध्यान से समझते हैं। तो कारण नंबर 1 है कि जजेस की बहुत ही कम संख्या होना। भारत में आज लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, और जजेस कितने हैं उसकी बात करें तो भारत में हर 10 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ 20 से 21 जज मौजूद है। अमेरिका में यह संख्या 107 है। मतलब कि एक जज के रुपए हजारों केसेस होते हैं, और अगर एक जज दिन में 30 केसेस भी सुनता है तो भी उसकी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि केस लंबे समय तक चलते रहते हैं। उसके बाद आता है एडजॉर्नमेंट यानी कि तारीख मिलती रहती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर लॉयर बीमार है तो तारीख मिलती है, अगर दूसरे पक्ष का लॉयर नहीं आया तो भी तारीख मिलती है, और अगर गवाह नहीं आया तो भी तारीख, और अगर जज का ट्रांसफ़र हो गया तो भी तारीख मिल जाती है। अगर कोर्ट में स्ट्राइक है तो तारीख, और एक केस में दर्जनों कभी कभी सैकड़ों तारीखें भी पड़ती रहती है, और हर तारीख के बीच में वीक्स या मंथ का गैप हो जाता है। उसके बाद आता है विटनेस का नहीं आना। तो गवाह अगर बहुत ही बड़ी समस्या में है तो भी उनको विटनेस को ना लाने की स्थिति में हो सकता है, और कभी कभी गवाह डरे हुए भी होते हैं, कभी कभी दूर रहते हैं, कभी कभी दूसरा पक्ष उन्हें डराने की कोशिश करता है, कभी कभी वो मर जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, और बिना गवाह के केस आगे नहीं बढ़ता, इसलिए विटनेसेस की वजह से भी केस लंबा चलता रहता है। उसके बाद जाते हैं कि डॉक्यूमेंट की कमी या गड़बड़ी होना। तो बहुत बार पार्टीज के पास सही डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट होते हैं, या उनकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल किया जा सकता है। तब कोर्ट एक्सपर्ट को बुलाती है, जांच होती है, और इसमें समय लगता है। उसके बाद लॉयर की रणनीति। तो ये बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन सच ये है कि कभी कभी एक पक्ष का लॉयर जानबूझकर केस को लंबा खींच देता है, क्योंकि जब तक केस चलता है तब तक उसकी फीस आती रहती है, या दूसरे पक्ष को थका देने की स्ट्रेटेजी होती है ताकि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। उसके बाद कारण 6 होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना। तो कई कोर्ट्स में पर्याप्त कोर्ट रूम नहीं होते, स्टाफ कम होता है, डिजिटलाइजेशन नहीं होता, फाइल्स फिजिकली खोजनी पड़ती है, पावर कट लगते रहते हैं। ये सारी बुनियादी चीज़ों की कमी होने से कभी कभी और डिले हो जाता है। उसके बाद कारण 7 है कि अपील की चेन होना। हमारे लीगल सिस्टम में हर लेवल पर अपील का हक मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकते हो। हर लेवल पर वही प्रोसेस दोहराई जाती है, और इससे एक केस की टोटल लाइफ 20 से 30 साल हो जाती है। कारण नंबर 8 है वेकेशन और हॉलीडे, यानी कि कोर्ट में समर वेकेशन होती है लगभग 45 दिन की, विंटर वेकेशन होती है, नेशनल हॉलीडेज़ के दिन कोर्ट बंद होता है, लोकल हॉलीडेज़ के दिन बंद होता है, साथ ही बार एसोसिएशन की स्ट्राइक होने के कारण भी बंद रह सकता है। तो इन सबको जोड़े तो साल में कई महीने कोर्ट इफेक्टिवली बंद रहती है, और इस कारण से भी केसेस में देरी हो जाती है। अब बात करते हैं कि अलग अलग केसेस में एवरेज टाइम कितना लगता है। तो अब बात करते हैं स्पेसिफिक केसेस के बारे में कि जनरली कितना समय लगना चाहिए। दोस्तों ये सिर्फ एक एवरेज है, रियल लाइफ में कभी भी ये नहीं हो सकता, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम एवरेज लेंगे। तो अगर ज़मीन जायदाद के कोई केसेस है तो ये लंबे समय के केसेस होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत होते हैं, सर्वे रिपोर्ट आती है, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखे जाते हैं, कभी कभी कई पीढ़ियों के रिकॉर्ड भी देखने होते हैं। एवरेज टाइम 60 से 20 साल का होता है, और कई फैमिलीज ऐसी
जिनकी ज़मीन का केसेस दादा परदादा के ज़माने से आज भी चल रहा है। अब बात करते हैं उसके बाद डाइवोर्स की, यानी कि तलाक के केसेस भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है म्यूचुअल डाइवोर्स, यानी कि सहमति से, तो दोनों पक्ष तैयार हो जाते हैं, 6 महीने से 1 साल भी हो जाता है कूलिंग पीरियड के साथ। उसके बाद आता है लड़ाई वाला झगड़ा, तो जब एक पक्ष तैयार ना हो, इसमें 3 से लेकर 7 साल लग जाते हैं। प्लस ये है कि अगर गुजारा भत्ता, एलिमनी और बच्चों की कस्टडी का मामला हो जाए तो और भी लंबा हो सकता है। उसके बाद आता है चोरी, मारपीट आदि वगैरह में, तो इनमें कई फैक्टर होते हैं। अगर अपराध छोटा है और सबूत क्लियर है तो 1 से 3 साल, अगर अपराध गंभीर है तो 5 से 15 साल, और बड़े क्रिमिनल केसेस जैसे कि हाई प्रोफाइल मर्डर केस में 20 से 25 साल तक का समय भी लग जाता है। उसके बाद कंज्यूमर के मामले की बात करते हैं, तो कंज्यूमर फोरम एक रिलेटिवली फास्ट सिस्टम होता है। कंज्यूमर कोर्ट में सस्ते प्रोडक्ट की खराबी, इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होना, हॉस्पिटल की लापरवाही, इनमें आमतौर पर 1 से 3 साल लगते हैं। लेकिन अगर केस कॉम्प्लिकेटेड होता है तो 5 से 7 साल भी लग सकते हैं। उसके बाद मजदूरी विवाद या नौकरी विवाद, अगर किसी को गलत तरीके से नौकरी से निकाला गया है तो लेबर कोर्ट में जा सकता है। इनमें आमतौर पर 2 से 5 साल का समय लगता है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम, यानी कि सड़क में हादसे के दुर्घटना के कारण भी अगर उसके सब डॉक्यूमेंट ठीक है तो 2 से 3 साल का समय लग जाता है, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो 5 से 10 साल का। उसके बाद चेक बाउंस का केसेस, तो ये नेशनल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आता है। इसमें थ्योरेटिकली जल्दी होना चाहिए 1 से 2 साल के अंदर, लेकिन रियलिटी में ये 3 से 5 साल भी कभी कभी लग जाते हैं। अब जानते हैं क्या केस जल्दी हो सकता है और इसका फास्ट ट्रैक करने का ऑप्शन क्या क्या है। तो दोस्तों, अब एक जरूरी सवाल कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे केस जल्दी निपटे। तो हाँ, कई रास्ते ऐसे हैं, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। सबसे पहला विकल्प है लोक अदालत का। यह एक बहुत ही बड़ा विकल्प है। लोक अदालत में दोनों पक्ष आपस में बातचीत से समझौता करते हैं। फायदा यह है कि बिल्कुल फ्री है, कोई कोर्ट फी नहीं लगती, एक ही दिन में निपट सकता है, फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, दोनों पक्षों की अपनी शर्तें तय करने का मौका मिलता है। अब जानते हैं कि कौन से केसेस इसमें आ सकते हैं। तो इसमें एक्सीडेंट का क्लेम, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट, चेक बाउंस, इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट। लोक अदालत कब होती है इसके बारे में बात करें तो हर जिले में रेगुलर शेड्यूल पर होता रहता है। नेशनल लोक अदालत साल में 4 बार होती है। कैसे जाए इसकी बात करें तो अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि DLSA से संपर्क करें। उसके बाद विकल्प 2 यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें तो सरकार ने कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है। इनमें मेनली आते हैं रेप केसेस, पोस्को यानी कि बच्चों से जुड़े अपराध, सीनियर सिटीजन के केसेस, जघन्य अपराध, और इसमें थ्योरेटिकली 1 साल के अंदर निपटावा हो जाता है। उसके बाद आता है मध्यस्थता यानी कि मेडिटेशन में एक ट्रेनेड नेचुरल मेडिटर होता है जो दोनों पक्ष की बात सुनता है और समझौता कराने की कोशिश करता है। यह वॉलंटरी बेसिस पे होता है और कॉन्फिडेंशियल रहता है। अगर समझौता हो जाए तो केस खत्म हो जाता है, और अगर नहीं होता तो केस कोर्ट में वापस जाता है। फायदे ये है कि फास्ट होता है, कुछ ही महीनों में निवारण आ जाता है, एक्सपेंसिव कम होता है, रिलेशनशिप बच सकती है, फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन मिलते हैं, और मेडिटेशन सेंटर ज़्यादा हाई कोर्ट के पास ही होते हैं। अब जानते हैं मध्यस्थ न्यायाधिकरण, यानी कि ये मेनली बिजनेस और कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए होते हैं। दोनों पक्ष 1 या 3 आर्बिट्रेट यानी कि मध्यस्थ न्यायाधीश चुनते हैं, और ये प्राइवेट जजेस की तरह ही काम करते हैं। फायदे ये है कि फास्ट यानी कि 1 से 2 साल में निपट आ सकता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, एक्सपर्ट आर्बिट्रेट मिलते हैं। नुकसान ये है कि काफ़ी महंगा होता है और आर्बिट्रेटर की फीस भी भारी होती है। उसके बाद होती है समरी प्रोसीजर, तो छोटे केसेस जैसे छोटी रकम की वसूली करना, उसके लिए कोर्ट समरी प्रोसीजर पर इस्तेमाल करती है। इसमें प्रोसेस तेज होती है। उसके बाद आता है सेक्शन 138, तो चेक बाउंस केसेस में अगर आप रेगुलरली प्रेजेंट रहे और लॉयर को एक्टिव रखें तो 1 से 2 साल में भी इसका निवारण आ सकता है। अब जानेंगे कि आप खुद क्या कर सकते हैं इस स्थिति में और अपने केस को तेज करने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अब सबसे प्रैक्टिकल पार्ट है। तो अगर आपका कोई केस चल रहा है या चलने वाला है तो आप खुद भी उसे जल्दी निपटा सकते हैं इस वजह से। तो पहली चीज़ है कि एक अच्छा और एक्टिव लॉयर जरूर ढूंढें, ये सबसे ज़रूरी है। सिर्फ सस्ता लॉयर मत चुनिए, बल्कि ऐसे लॉयर की तलाश करें जो आपके केसेस में रेगुलरली इंटरेस्ट ले और हर डेट पे कोर्ट में आ जाए, आपको अपडेट देता रहे और अननेसेसरी की तारीख ना ले, और पूछे कि आप मेरे केस को कितनी जल्दी निपटा सकते हो, ऐसा इस वकील से पूछिए। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखें, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उससे रेडी रखिए। हर डेट पे खुद जाए वकील के साथ, अगर पॉसिबल हो तो एडजस्टमेंट कम ले, यानी कि बिना वजह तारीख मत बढ़वाइए। अगर आप तारीखें बढ़वाते रहे तो दूसरा पक्ष भी बढ़वाएगा और केस खींचता जाएगा। उसके बाद रिटर्न कम्युनिकेशन रखें। हाई कोर्ट में एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, चाहे तो लोक अदालत या मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले से बच सकते हैं, यानी कि अगर कोई डेडलाइन है जिसे अपील फाइल करने की तो उसे मिस मत करें। डिले होने पर कॉन्डोमेंट ऑफ डिले मांगना पड़ता है जिसमें और भी समय जाता है।
उसके बाद आता है लीगल एड, अगर पैसे नहीं है तो। दोस्तों एक आखिरी बहुत ज़रूरी बात आपको बता दूं कि बहुत सौ लोग इसलिए कोर्ट नहीं जाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, यानी कि लॉयर की फीस उन्हें भारी पड़ती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत में फ्री लीगल एड का हक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, जो कि हर ज़िले में एक होती है, उसमें अगर आप गरीब है, आपकी एनुअल इनकम कम है, आप एससी या एसटी वर्ग से है, महिला है, कोई विकलांग है, कोई बच्चे हैं, तो आपको फ्री में लॉयर मिल सकता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ये नेशनल वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, अगर आपका केस हाई कोर्ट में है तो वहाँ भी फ्री लीगल एड मिल सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको काम आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए।